बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो विभिन्न स्थितियों में प्राप्त की गई सूचनाएं ही आंकड़े कहलाती है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके फर्स्ट टेस्ट के गणित के प्राप्तांक दिए गए हैं, तो ये क्या है? ये सूचनाएं हैं या ये आंकड़े हैं। ये जो सूचनाएं मिली हैं ये सभी क्या हैं? आंकड़े हैं। ऐसे ही कोई पिछले 19 टेस्ट मैचों के आपको रन दिए गए हैं किसी खिलाड़ी के, तो वह क्या हैं? आंकड़े हैं। तो देखिए आंकड़ों की डेफिनेशन क्या है? विभिन्न स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, पिछले 19 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन आदि, ये सभी क्या हैं? आंकड़े हैं। अब जब ऐसी स्थितियां आती है कि आंकड़े बहुत अधिक हो जाते हैं तो उन सारे आंकड़ों को देखकर सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन आंकड़ों को हम चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये चित्र ही क्या कहलाते हैं? आलेख कहलाते हैं। तो देखिए, किसी विशेष स्थिति में आंकड़े जब बहुत अधिक हो जाते हैं तो उन्हें समझना और फिर निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे आलेख कहते हैं। यहाँ तक ये समझ में आया कि आलेख क्या होते हैं। आगे देखिए, आलेखों का उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक आंकड़ों को चित्रों द्वारा दिखाना, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझे जा सकें। जैसे एक मरीज है, उसका पूरे 24 घंटे का आपको हर एक घंटे में तापमान नोट करना है। तो 24 घंटे में आपने 24 बार तापमान उसका नोट किया और अंकित किया, फिर आपने उसको डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर उन सारे आंकड़ों को देखेगा और फिर समझेगा कि उसके जो आंकड़े, उसका जो तापमान है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर रह रहा है या किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा है। तो ये सब देखने के लिए उसको आंकड़ों को समझना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? उसके आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये चित्र ही क्या कहलाते हैं? आलेख। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आलेखों के प्रकार। आलेखों के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है चित्र आलेख। ऐसे चित्र आलेख वह आलेख होते हैं जिनमें आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण ही चित्र आलेख कहलाता है। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोई एक डीलरशिप है, उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में कितनी कितनी कारें बिकी, इनको हमने प्रदर्शित किया है चित्र आलेख द्वारा। ये चित्र द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कौन सा आलेख है? चित्र आलेख। तो यहाँ पर एक कार प्रदर्शित कर रही है 100 कारों को, तो प्रत्येक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जुलाई में कितनी कारें बनाई है? 2 तो पूरी है, एक आधी है। एक कार 100 को प्रदर्शित कर रही है, तो ये जो आधी कार है वो किसको प्रदर्शित करेगी? 50 कारों को। एक कार 100 तो आधी कार 50 कारें। तो जुलाई में कितनी कारें बिकी? तो 100 और 100 200 और ये 50, तो कितनी कारें बिकी? 250। आगे देखिए, अगस्त 1 2 3 मतलब 300 कारें बिकी। सितंबर 1 2 3 4 मतलब 400 कारें बिकी। परंतु जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो हमको बार बार चित्र बनाना प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आलेख इतना कारगर साबित नहीं होता, चित्र आलेख। अब दूसरा आलेख हम पढ़ेंगे, दंड आलेख। एक दंड आलेख। तो देखिए, एक दंड आलेख क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं दंड क्या होता है। तो दंड क्या होता है? एक आयत ही होता है दंड। इनमें क्या करते हैं हम? जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आयत या डंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयां क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती है। क्या मतलब हुआ इसका? ये उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, ये शैक्षिक वर्ष दिया गया है 2003 2004 5 6 और 7, और यहाँ है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 8 में 2003 में कितने विद्यार्थी थे? तो ये जो दंडों की या इन आयतों की जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आंकड़ों पर। जितने आंकड़े बढ़ते जाएंगे तो समानुपातिक रूप से इनकी लंबाइयाँ भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। जैसे 2003 में 100 बच्चे थे, तो ये 100 के बराबर हमने एक दंड बना दिया। 2004 में 200 बच्चे हो गए तो इसकी लंबाई बढ़ गई। 2005 में और ज़्यादा बच्चे हो गए, 250 हो गए तो लंबाई बढ़ गई। 2006 में और बच्चे बढ़ गए, 300 हो गए तो 300, इसकी लंबाई बढ़ गई। तो ये लंबाइयाँ क्या है? समानुपातिक रूप से बढ़ती जाती है इन दंडों की या इन आयतों की। तो इस प्रकार के आलेख क्या कहलाते हैं? एक दंड आलेख। इसी प्रकार होता है द्विदंड आलेख।
वहाँ पर क्या होता है, जहाँ यह एक एक दंड थे, तो जब हमारे पास ऐसे आंकड़े हों जहाँ हमको सूचनाओं के दो समूह दिए गए हों, तब हम बनाते हैं द्विदंड आलेख। तो देखिए आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख क्या कहलाता है, द्विदंड आलेख। तो इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए ये विषय दिए गए हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, और इधर दिए गए हैं 2005 और 2006 के मार्क्स एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए। मतलब 2005 में इसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए और 2006 में इसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए। यदि आपको ये दो समूह हैं, आंकड़ों के दो समूह हैं हमारे पास, एक तो 2005 के सभी विषयों के अंक हैं और एक 2006 के सभी विषयों के अंक है, हमको इनको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वह बनेगा द्विदंड आलेख। यहाँ पर देखिए दो दो दंड है, क्लियर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विदंड आलेख। तो इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि 2005 में, ये ब्लू वाला 2005 में गणित में इस विद्यार्थी को कितने अंक मिले, तो 30 अंक मिले, और 2006 में कितने अंक मिले, तो 60 अंक मिले। तो आप 2005 से 6 में हुई बढ़ोतरी बता सकते हैं, क्लियर, गणित में बता सकते हैं, सामाजिक में बता सकते हैं, मतलब आप तुलना कर सकते हैं 2005 और 6 के अंकों की इस विद्यार्थी के, क्लियर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा आंकड़ों का संगठन। तो देखिए जब भी कोई विभिन्न स्थितियों में हमको आंकड़े मिलते हैं, वह हमको असंगठित रूप में मिलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़े। तो प्रायः हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यथाप्राप्त आंकड़े। तो इन आंकड़ों से हमको कोई भी अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हम, या निकालना भी हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इन आंकड़ों को संगठित करते हैं। कैसे, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण, विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया। इसके परिणाम कैसे मिले, इस सूची में ये मिले हमको, कला, गणित, विज्ञान। तो विभिन्न अभ्यर्थियों ने या विद्यार्थियों ने अपने मनपसंद विषय बताए, जो हमको इस तरह से दिए गए हैं। तो इसको देखते ही हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे बनाते हैं ये सारणी, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने विषय, यहाँ लिख दिया हमने मिलान चिन्ह। बताते हैं अभी मिलान चिन्ह क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद आती है विद्यार्थियों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, जो भी आंकड़े आपको मिले हैं, तो देखिए इन आंकड़ों से हम देखेंगे कि कला कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां, 5 विद्यार्थी प्रदर्शित करने। तो कला एक विद्यार्थी पसंद कर रहा है, तो आप एक दंड बना देंगे यहाँ पर, या एक रेखा खींच देंगे। दूसरा भी कला पसंद कर रहा है तो दूसरी रेखा खींच दी। तीसरा भी कला पसंद कर रहा है तो ये तीसरी रेखा खींची। चौथा और पसंद कर रहा है कला को, तो आपने ये 4 मिलान चिन्ह बना दिए। अब जब 5वां मिलान चिन्ह खींचना है तो हम बनाएंगे इस आड़ी रेखा से, क्लियर। तो ये कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, अगर इतना बनाया है तो 5 विद्यार्थी, क्लियर। तो ऐसे हमको क्या बनाने हैं, आंकड़ों को देखकर मिलान चिन्ह बनाने हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलान चिन्ह बना लिए, क्लियर। अब हमको जब ये विद्यार्थियों की संख्या, या बोलते हैं इसको बारंबारता, पता करनी है, तो क्या करेंगे, इन मिलान चिन्हों को गिन लेंगे। तो ये 5 और ये 2 7, ये 5, ये हो गया 5, ये 5 और 1 6, ये 4। तो ये देखिए कला कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, 7, गणित 5, विज्ञान 6, अंग्रेजी 4। तो सबसे अधिक पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है विद्यार्थियों का, तो कला। सबसे कम पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप देख के बता सकते हैं अंग्रेजी। तो ये आंकड़े क्या है, हमने संगठित रूप में बता दिए हैं। जो इस तरह के आंकड़े दिए गए थे पहले, उदाहरण जैसा आपको दिया गया था, इनको देखकर निष्कर्ष निकालना मुश्किल था, परंतु जब हमने इनको संगठित रूप में एक सारणीबद्ध रूप में बता दिया, तो हम जो भी प्रश्न है उसका उत्तर ईजीली दे सकते हैं, क्लियर। तो देखिए कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा सबसे कम पसंद किया, इन्हें देखकर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना कठिन होता है असंगठित या यथाप्राप्त आंकड़ों को देखकर। हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया हमने, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, क्लियर। तो इस प्रकार जो हमको सारणी मिली उनको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन सारणी, क्लियर।
तो क्या लिखा है, प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। मिलान चिन्हों को हम गिन लेते हैं। फिर किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। जैसे कला को 7 विद्यार्थियों ने पसंद किया, तो ये इसकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई। तो जितनी बार वो सब्जेक्ट आ रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। क्लियर। तो उपरोक्त रूप से बनाई गई सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। इस प्रकार जो हमको मिलान चिन्हों से एक सारणी मिली है वो कहलाती है बारंबारता बंटन सारणी। क्लियर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। अब यहाँ समझिए वर्गीकरण, वर्गीकरण में वर्ग आ रहा है, तो वर्ग क्या होता है इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कभी कभी हमें बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। अभी तो फिर भी लिमिटेड आंकड़े थे, अब जब हमारे पास आंकड़े बहुत अधिक हो जाते हैं, कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों पर विचार करिए। ये बहुत सारे आंकड़े हैं हमारे पास, तो इनसे निष्कर्ष निकालना और भी कठिन हो जाता है। अब जैसे हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी, उसी प्रकार यहाँ भी अगर हम बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो क्या करना होगा, 21 आपको क्या है कॉलम बनाने होते हैं। तो अगर 10 से शुरू है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50 में से अंक है तो 50 में से 50 वाले भी कुछ विद्यार्थी होंगे। तो अलग अलग अंकों के आपको बहुत सारे कॉलम बनाने होंगे, तो ये भी एक कठिन कार्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्गीकरण, वर्गों में अंकों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखिए, ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रेक्षण के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाए तो बहुत लंबी होगी। क्लियर। अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समूह या वर्ग बना लेते हैं। ये जो प्रेक्षण मिले थे उनके कुछ समूह बना लिए। 50 में से अंक थे तो 0 से 10 वाले बच्चे कितने हैं, 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, 20 से 30 वाले बच्चे कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने बच्चे हैं, और 40 से 50 वाले कितने बच्चे हैं। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, वर्ग बना लिए। तो हमने ये वर्ग क्या होता है, समूह, तो अंकों के हमने समूह बना लिए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि, तथा प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बंटन प्राप्त की। अब जब हमने इनको अंकों को समूहों में बांट दिया, तब हम मिलान चिन्हों की सहायता से एक बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं। मिलान चिन्ह खींचते जाएंगे। देखिए कैसे, इधर समूह बना लिए, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इधर हमने क्या करा, मिलान चिन्ह बनाते गए। एक एक अंक को देखा, जो अंक 1 से 10 में आ रहा है तो उसका मिलान चिन्ह यहाँ लगा दिया, जो अंक 10 से 20 में आ रहा है उसका मिलान चिन्ह यहाँ लगा दिया। ये सब जब मिलान चिन्ह बन गए उसके बाद में हमने यहाँ बारंबारता लिख दी। बारंबारता लिख दी मतलब 1 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 2 हैं। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 हैं। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 21 हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमको एक बारंबारता बंटन सारणी मिलेगी। तो इस बारंबारता बंटन सारणी को हम बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, वर्ग में है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर वर्ग बना दिए, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ग्रुप बनाए, इनको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 लिखा है वह इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कहलाती है, और जो 10 है वह ऊपरी सीमा कहलाती है इस वर्ग अंतराल की। तो पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 1 है, ऊपरी सीमा 10 है। क्लियर। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 10 है और ऊपरी सीमा 20 है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा कि यहाँ हमने लिखा है 1 से 10 और यहाँ लिखा है 10 से 20, तो 10 दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, तो 10 की एंट्री जब अगर विद्यार्थी 10 अंक प्राप्त करता है तो 10 का मिलान चिन्ह यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। तो जब उभयनिष्ठ अंक होता है तो वह उच्चतर सीमा में ही लगाया जाता है उसका मिलान चिन्ह। उच्चतर मतलब बड़ी वाले वर्ग में उसका मिलान चिन्ह बनाया जाएगा। तो 10 अंक कहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर। 20 अंक की एंट्री कहाँ होगी, यहाँ नहीं होके इस वाले वर्ग अंतराल में 20 की एंट्री होगी। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप मिलान चिन्ह लगाएंगे तो जो भी उभयनिष्ठ अंक है उसकी एंट्री बड़े वाले वर्ग अंतराल में रखना। बड़ा वाला मतलब 1 से 10 और ये 10 से 20, ये बड़ा वाला है तो इसके अंदर उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं।
अब हमने इन आंकड़ों को क्या कर दिया, वर्गों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े। तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। अब जो हमको सारणी मिली उसको बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्लियर। आगे देखिए, इससे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। समूहों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक एक वर्ग अंतराल या संक्षेप में एक वर्ग कहलाता है। जो हमने 0 से 10, 10 से 20 अंतराल बना लिए हैं, ये क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है। क्लियर। प्रेक्षण 10 वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित होगा, ना कि 0 से 10 में। उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होगा। जो भी उभयनिष्ठ प्रेक्षण है वो बड़े वाले वर्ग में या उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होगा। क्लियर, समझ में आया। आगे देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 निम्न वर्ग सीमा कहलाती है तथा 20 ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। कोई भी वर्ग अंतराल हमने देखा तो ये निम्न वर्ग सीमा और ये ऊपरी वर्ग सीमा या उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। क्लियर। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर बराबर है और यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या क्या वर्ग बने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह के वर्ग अंतराल हमने बनाए। तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस 0 करोगे तो 10 आ रहा है, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आ रहा है, 30 माइनस 20 करोगे तो भी 10 आ रहा है, 40 माइनस 30 करेंगे तो भी 10 आ रहा है। तो जो ये अंतर है वह सेम रह रहा है। तो ये क्या कहलाती है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप। वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाती है। ये जो अंतर आया है तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितनी है, 10 के बराबर। क्लियर। आगे देखिए, आयत चित्र। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, चित्रालेख, एक दंडालेख, द्विदंडालेख। अब हम पढ़ रहे हैं एक और आलेख का प्रकार, आयत चित्र। जब हमारे पास आंकड़े वर्ग के रूप में होते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं, तब हम बनाते हैं आयत चित्र। तो आयत चित्र दंड आलेख ही है, परंतु यहाँ पर जो दंड होते हैं वह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता। तो देखिए, एक आयत चित्र एक दंड आलेख जैसा ही होता है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। जब ये आंकड़े अंतराल के रूप में दिए हुए होते हैं तब हम बनाते हैं आयत चित्र। इसमें अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा दिखाया जाता है। संलग्न दंड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए दंड होते हैं, इसमें बीच में गैप नहीं होता। देखिए कैसे हम इसको भी समझते हैं उदाहरण से। और जो दंड की लंबाई है वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। जितनी अधिक बारंबारता होगी उतना ही बड़ा दंड बनेगा उसका। क्लियर। देखिए उदाहरण दिया है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और यहाँ है विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थी लाए, 2। 10 से 20 अंक कितने विद्यार्थी लाए, 10। 20 से 30 अंक कितने विद्यार्थी लाए, 21। 30 से 40 अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 19। 40 से 50 अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 7। 50 से 60 अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 1। अब इनको हम प्रदर्शित करेंगे आयत चित्र द्वारा। तो कैसे होता है आयत चित्र, देखिए आयत चित्र में इधर तो हमने ले लिया एक्स अक्ष पर विद्यार्थियों के प्राप्तांक ले लिए और इधर ले लिया हमने विद्यार्थियों की संख्या को। अब हमने क्या किया है, आंकड़ों को वर्गों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो ये बताया कि 0 से 10 2 विद्यार्थी लेके आते हैं, तो ये बता दिया हमने। यहाँ पर 0 है तो 0 से 10 2 विद्यार्थी लाए, 10 से 20 10 विद्यार्थी लाए, 20 से 30 अंक लाए 21 विद्यार्थी, 30 से 40 19, 40 से 50 7 और 50 से 60 1। तो ये हमने इजीली इसको पढ़ के बता दिया आयत चित्र को। तो जब ये दंड एक दूसरे से संलग्न है, जुड़े हुए हैं, तब ये क्या कहलाता है, ये वाला जो ग्राफ है आयत चित्र। क्लियर, समझ में आया आयत चित्र क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट कब बनाया जाता है, तो जब हमें एक संपूर्ण को अलग अलग भागों में प्रदर्शित करना होता है या इसके अलग अलग भागों की तुलना करनी होती है, तब हम बनाते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट। जैसे उदाहरण है, यदि एक सोसाइटी है जिसमें कुछ महिलाएं रहती हैं, कुछ पुरुष रहते हैं और कुछ बच्चे रहते हैं, तो हमें इनको प्रदर्शित करना है कि यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं, इनकी तुलना करके आपको बताना है। तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं पाई आलेख या वृत्त आलेख से। कैसे, देखिए एक वृत्त है,
ये संपूर्ण को, जो भी व्रत है वो संपूर्ण को प्रदर्शित करता है, मतलब इस सोसाइटी के पूरे व्यक्तियों को ये प्रदर्शित कर रहा है। अब हमको बताया गया है कि इसका 50% पुरुष है, तो ये जो भाग है ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और इसके 1/4 पार्ट है बच्चे, 1/4 पार्ट है महिलाएं। तो इसका ये 1/4 भाग है, ये बच्चे प्रदर्शित कर रहा है, और 1/4 भाग महिला प्रदर्शित कर रहा है, और आधा भाग प्रदर्शित कर रहा है पुरुष को। तो आप इसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो उस सोसाइटी में आधे पुरुष हैं, 1/4 महिलाएं हैं, और 1/4 हैं बच्चे। तो इस प्रकार के जब हमारे पास सूचनाएं होती हैं संपूर्ण के अलग अलग भाग प्रदर्शित करने हो, तब हम बनाते हैं व्रत आलेख या पाई चार्ट। तो देखिए इसमें क्या बताया है, एक व्रत आलेख किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्रत एक संपूर्ण को प्रदर्शित करता है, ये व्रत एक संपूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए, यहाँ संपूर्ण व्रत को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। ये अलग अलग क्या है, त्रिज्य खंडों में विभाजित किया है हमने। तो हर एक त्रिज्य खंड एक चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे जैसे उस रिलेटेड चीज़, मतलब जैसे ये वाला त्रिज्य खंड बच्चे प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मान बढ़ता जाएगा। किस तरीके से, तो निरूपित सूचना के समानुपातिक होता है इस त्रिज्य खंड का भाग। जैसे ये पुरुष ज़्यादा थे तो ये त्रिज्य खंड का बड़ा भाग पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है। ये बड़ा वाला जो त्रिज्य खंड है ये पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या हुआ, त्रिज्य खंड समानुपातिक रूप से बढ़ता जाता है। क्लियर, व्रत आलेख या पाई चार्ट। तो इसको और हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण, उपरोक्त आलेख किसी विद्यार्थी के एक संपूर्ण दिन के क्रियाकलापों को दर्शा रहा है। ये एक पाई चार्ट हमको दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, एक विद्यार्थी अपने संपूर्ण दिन को किस प्रकार से व्यतीत करता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, ये वाला। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि वह संपूर्ण दिन का 8 घंटे सोने में बिता रहा है, तो इसको बड़े भाग से प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद गृह कार्य में 4 घंटे बिता रहा है, तो ये 4 घंटे से प्रदर्शित किया। आगे अन्य है 3 घंटे, तो ये अन्य 3 घंटे। खेल में भी 3 घंटे, तो ये 3 घंटे। स्कूल 6 घंटे, तो ये 6 घंटे प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। ये पाई चार्ट देख के हम बता सकते हैं। अब हमको इस पाई चार्ट को समझना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग कितना है। सोने में वह 8 घंटे व्यतीत कर रहा है, तो ये जो सोने वाला भाग है वो संपूर्ण व्रत का कितना भाग है। तो संपूर्ण का कितना भाग है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोने के घंटों की संख्या अपॉन संपूर्ण दिन। तो संपूर्ण का कितना भाग है, ये सोने के घंटों की संख्या। तो क्या करेंगे, सोने के घंटे की संख्या में हम संपूर्ण दिन, या संपूर्ण दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का भाग लगा देंगे। तो हमको 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो आ गया 1/3। तो जो सोने के घंटे हैं वो संपूर्ण व्रत का कितना भाग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, 1/3 भाग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर। तो संपूर्ण का कितना भाग है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी आपको निकालना है उसके घंटों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे संपूर्ण दिन या 24 का भाग लगा देंगे। तो क्या निकल जाएगा, जो सोने की क्रिया है उसके त्रिज्य खंड कितना बनेगा, या कितना संपूर्ण व्रत का कितना भाग होगा। तो संपूर्ण व्रत का 1/3 भाग प्रदर्शित करेगा सोने के घंटों की संख्या को। क्लियर। इसी प्रकार देखिए, इसलिए इस त्रिज्य खंड को पूरे व्रत के 1/3 भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किए गए घंटों के त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग कितना होगा, तो स्कूल के घंटों की संख्या 6 घंटे दिए और संपूर्ण दिन का भाग लगा दिया हमने 24 घंटों का, तो 6 चौक 24 आया, तो 1/4 भाग। तो इस संपूर्ण व्रत का 1/4 भाग प्रदर्शित करेगा स्कूल के घंटों की संख्या को। आगे देखिए, इसलिए इस त्रिज्य खंड को व्रत के 1/4 भाग के रूप में खींचा गया है। जो स्कूल के घंटों की संख्या है वो व्रत के 1/4 भाग द्वारा प्रदर्शित की गई है। क्लियर। सभी क्रियाकलापों को की भिन्नों को जोड़ने पर योग 1 प्राप्त होता है। ये तो पता ही हमें, व्रत एक संपूर्ण भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो भी भिन्न होगी अलग अलग क्रियाकलापों की, उन सबको जोड़ने पे हमको मिलेगा 1। क्लियर। आगे देखते हैं हम पाई चार्ट को खींचा कैसे जाता है। ये उदाहरण दिया है कि आपको विद्यालय में विभिन्न स्वाद वाली आइसक्रीमों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। एक सर्वे किया गया और बच्चों से पूछा गया आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ पर कौन कौन से फ्लेवर लिए, चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार। तो हमको क्या
मिला सर्वे में कि 50% बच्चों को चॉकलेट पसंद थी, वनीला 25% बच्चों को पसंद थी और अन्य प्रकार 25% बच्चों को पसंद थी अन्य प्रकार के फ्लेवर। तो इनसे हमको बनाना है पाई चार्ट। तो क्या करेंगे, देखिए इनसे पाई चार्ट बनाना है। तो वृत्त के जो केंद्र है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो इसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। क्लियर। तो देखिए एक वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री का है, त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। तो अभी हमने जो भी पाई चार्ट देखा उसमें क्या होते हैं, अलग अलग त्रिज्य खंड बने हुए होते हैं। तो इनके जो केंद्रीय कोण है, ये वाले केंद्र पे बने कोण, ये जो केंद्रीय कोण है इन त्रिज्य खंडों के, वो क्या होते हैं, 360 डिग्री के भाग होते हैं। कोई 90 डिग्री, कोई 60 डिग्री, तो ये भाग तो 360 डिग्री के ही हैं। तो 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। हम त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। तो जब हमें कोई भी सारणी दी गई है, उसके लिए अगर पाई चार्ट या वृत्त आलेख खींचना है तो हमको केंद्रीय कोण पता होने चाहिए। उनके लिए एक सारणी बनाएंगे हम। वो कैसे बनाएंगे, देखिए ये स्वाद दिए गए, चॉकलेट, वनीला, अन्य प्रकार, और क्या दिया है, स्वादों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। चॉकलेट 50% बच्चे पसंद करते हैं, वनीला 25% बच्चे पसंद करते हैं और अन्य प्रकार का फ्लेवर 25% बच्चे पसंद करते हैं। अब हमको बताना है, या सब अगला जो भाग बनेगा वो बनेगा कि ये संपूर्ण का कितना भाग प्रदर्शित करेगा। कौन, ये चॉकलेट फ्लेवर। संपूर्ण मतलब संपूर्ण वृत्त के कितने भाग द्वारा ये प्रदर्शित होगा चॉकलेट। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 50/100। जो चॉकलेट है वो प्रदर्शित कर रहे हैं 50%, पसंद कर रहे हैं 50% बच्चे, और प्रतिशत में दिया है मतलब कुल प्रतिशत कितने होते हैं, 100% ही होता है कुल। तो इसका अगर संपूर्ण का भाग निकालना है तो क्या करेंगे, चॉकलेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अपॉन कुल कितना है, 100% कुल ही होता है। तो ये जब भाग लगाएंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ गया संपूर्ण का भाग 1/2। इसका मतलब संपूर्ण वृत्त का आधा भाग प्रदर्शित करेगा चॉकलेट। क्लियर। इसी प्रकार हमने निकाला वनीला पसंद करने वाले कितना भाग प्रदर्शित करेंगे। तो वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है हमको 25, तो क्या कर देंगे हम, 25 बटा संपूर्ण कितना है, 100, ये भाग लगाया 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 भाग द्वारा प्रदर्शित होगा वनीला। क्लियर। अब अन्य भी दिया है हमको 25, तो ये कितने भाग द्वारा प्रदर्शित होगा, तो 25 बटा कुल, 25/100, तो ये आ गया 1/4। क्लियर। अब अगला जो बनेगा खाना वो होगा केंद्रीय कोण का। जब हमको संपूर्ण का भाग मिल गया, संपूर्ण कितना होता है, अभी हमने देखा कि जो वृत्त है इसके केंद्र के चारों ओर का कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये संपूर्ण का कितना भाग आया, 1/2। इसको कोण के रूप में प्रदर्शित करना है तो क्या होगा, 1/2 किसका, तो 360 डिग्री का 1/2, संपूर्ण का आधा भाग। तो संपूर्ण जब 360 डिग्री का है तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, तो 360 गुणा 1/2, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो संपूर्ण का आधा भाग है, मतलब केंद्रीय कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। और भी समझ सकते हैं आप इसको, ये संपूर्ण, इसका आधा भाग कौन सा हुआ, कोई भी भाग ले लो, ऊपर या नीचे वाला, तो ऊपर वाला लिया तो इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये निकालने का तरीका क्या हुआ, 1/2 गुणा करना है आपको 360 डिग्री से। ये का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा है, 1/4 भाग निकालना है 360 का, तो 360 गुणा 1/4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ भी निकालना है 360 का 1/4 भाग, तो 360 गुणा कर दिया 1/4, तो ये हमको मिल गया 90 डिग्री। अब ये तीनों फ्लेवर के हमारे पास आ गए हैं केंद्रीय कोण। तो हम पाई चार्ट खींच सकते हैं। कैसे, एक एक स्टेप देखते हैं हम। देखो पहली स्टेप में क्या करना होगा, आप प्रकार को खोलेंगे, किसी भी त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। इसमें ये नहीं है कि हम कितनी त्रिज्या का वृत्त बनाएं, कितनी भी त्रिज्या का आप एक वृत्त खींचेंगे सबसे पहले और इसमें अंकित कर देंगे इसका केंद्र और एक त्रिज्या OA। अब आपके पास चांदा होगा, चांदे का जो केंद्र बिंदु होता है उसको रखेंगे इस वृत्त के केंद्र पर, और चांदे की जो आधार रेखा होती है उसको रखेंगे इस त्रिज्या पर। क्लियर। अब आपको पहला कोण बनाना है 180 डिग्री का, तो आप चांदे पर रख के 180 का कोण बनाना है, तो यहाँ पर एक रेखा खींच जाएगी और ये पूरा बन जाएगा 180 डिग्री का कोण, जो प्रदर्शित करेगा चॉकलेट को।
अगला फ्लेवर है वनीला 90%। अब आप क्या करेंगे कि चांदे को उल्टा रखेंगे, आधा रेखा आ जाएगी इस पे और उसका चांदे का जो केंद्र बिंदु है वो आ जाएगा इसके केंद्र बिंदु पर, और फिर नीचे की तरफ आप बना देंगे 90 डिग्री का कोण। तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण, तो ये प्रदर्शित करेगा वनीला। और यहाँ भी अपने आप 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि कुल कोण का योग तो कितना है 360 डिग्री है। तो जब ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, तो बचा हुआ अपने आप 90 डिग्री का ही बनेगा, जो प्रदर्शित करेगा अन्य को। तो कैसे ये पाई चार्ट बनाना है समझ में आया। फर्स्ट स्टेप होगी प्रकार को खोल के आपको क्या बनाना है, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, चॉकलेट के त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री है, चांदे का प्रयोग करके एंगल AOB बना लिया हमने 180 डिग्री का। क्लियर। अगली स्टेप में क्या किया हमने, जो अगला कोण क्या दिया गया है, बचे हुए त्रिज्यखंडों को भी इसी प्रकार अंकित करेंगे। फिर हम चांदा को यहाँ रखेंगे और नीचे की तरफ 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, और बचा हुआ अपने आप 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इसको हम बता देंगे वनीला, इसको बता देंगे अन्य स्वाद। तो क्लियर हुआ पाई चार्ट हमको कैसे बनाना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है प्रायिकता। तो सबसे पहले हमको समझना है प्रायिकता होती क्या है। तो किसी भी घटना के होने की संभावना ही क्या होती है, प्रायिकता। कैसे, जैसे अगर आप घर से बाहर निकले बारिश के दिनों में, तो आप लेके जा रहे हैं अपना रेनकोट, आप कंटिन्यू अपना रेनकोट लेके जा रहे हैं, परंतु बारिश नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप अपना रेनकोट नहीं लेके गए, तो उस दिन जब हम बाहर जाते हैं और उस दिन हो गई बारिश, तो हम भीग जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी होने की संभावना है। तो हमको ये नहीं पता होता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बारिश के होने की प्रायिकता। जो घटना के होने की संभावना ही क्या है, उसके होने की प्रायिकता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक है प्रायिकता। तो किसी भी घटना के होने की क्या प्रायिकता है या क्या संभावना है, यहाँ हमें ये ज्ञात करना है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात करने से, ये सूत्र सीखने से पहले हमको 2 टॉपिक सीखने होंगे, जो कि है यादृच्छिक प्रयोग। पहला है यादृच्छिक प्रयोग। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है। तो यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके अंदर हमको जो संभावित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वो हमको पता है, परंतु वह जो संभावित परिणाम है वो कौन सा परिणाम है ये हमें नहीं पता। कैसे, देखिए आपके पास एक थैला है जिसके अंदर 3 लाल गेंदे और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। अब आपने आंख बंद करके एक गेंद उठाई, अब आपको ये नहीं पता कि वह लाल निकलेगी या सफ़ेद निकलेगी। थैले के अंदर है, आपने सिर्फ थैले में हाथ घुसाया और एक बॉल निकाली, हमको ये नहीं पता कि वो लाल है या सफ़ेद है। तो ये जो घटना है या जो ये प्रयोग है ये कहलाएगा यादृच्छिक प्रयोग। क्लियर। तो देखिए, एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हों तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। एक और उदाहरण, जैसे हमारे पास एक सिक्का है, हमने इसको उछाला, तो हमको ये तो पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, परंतु हम ये नहीं बता सकते कि अभी उछाला है मैंने तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या हो गया, एक यादृच्छिक प्रयोग। तो क्या लिखा है यहाँ देखिए, एक सिक्के के उछालने में चित्त या पट 2 परिणाम पहले से ज्ञात हैं, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता, अतः सिक्के को उछालना यादृच्छिक प्रयोग है। तो ये जो प्रयोग है वह क्या है, यादृच्छिक प्रयोग। और दूसरी चीज़ हमको समझनी होगी घटना। तो किसी भी प्रयोग के जो संभावित परिणाम हैं वह कहलाते हैं घटना। कैसे, तो किसी भी प्रयोग के संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। तो सिक्के को हमने उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके 2 ही संभावित परिणाम हो सकते हैं, कोई तीसरा परिणाम नहीं हो सकता। तो ये जो परिणाम है ये कहलाती है घटना। तो क्या लिखा है यहाँ, एक सिक्के को उछालना एक प्रयोग है और चित्त या पट आना एक घटना है। दूसरा उदाहरण, एक पासे को उछालना एक प्रयोग है और 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक अंक का आना एक घटना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है या क्या संभावना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पासा लिया हमने, तो पासे पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो हम बता सकते हैं कि एक आने की क्या प्रायिकता है या क्या संभावना है। तो यही निकालना हम यहाँ सीखेंगे। तो इसका सूत्र होता है किसी भी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कैसे, देखिए ये पासा, इस पे 1 2 3 4 5 6 ये कुल परिणाम तो यही हुए।
इस प्रयोग में कुल परिणाम कौन से हुए, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर। अब 1 आने की प्रायिकता निकालनी है हमें, इस 1 आने की प्रायिकता, तो 1 आने के अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, 1 ही है, 1 तो 1 ही बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं P से। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं P से। तो P क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम, 1 आने के अनुकूल परिणाम तो 1 ही हो सकता है, 1 आएगा वही तो हमारे लिए अनुकूल होगा, 1 आने के लिए प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम 1 अपॉन कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो 6 है, तो 1 आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6। अब यहाँ कहा जाए कि 4 से कम अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 से कम अंक तो ये हो सकते हैं 1, 2, 3। क्लियर। यदि आपसे कहा जाए 4 या 4 से कम, तो फिर ये 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, 4 या 4 से कम, तो क्या हो सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता पूछी जाए तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तब प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम तो 6 ही है, तब आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/3। क्लियर। तो देखते हैं आगे। किसी प्रयोग में एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को प्रदर्शित किया है P से, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग क्या है, पासे को उछाल रहे हैं, तो इस प्रयोग के संभावित परिणाम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा। तो ये इसके क्या कहलाएगी, ये सब आना इसकी ये घटनाएं कहलाएगी। जैसा हमने अभी समझा, प्रयोग और घटना, यादृच्छिक प्रयोग और घटना, और इनसे ही हम निकाल पाएंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। क्लियर हुआ कैसे प्रायिकता निकाली जाएगी। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा आंकड़े क्या होते हैं, आलेख क्या होते हैं, आलेखों के प्रकार क्या होते हैं, जिनमें हमने देखा एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख और आयत चित्र, और एक और पढ़ा है हमने वृत्त चित्र, और हमने देखा प्रायिकता क्या होती है। एक चीज़ और हमने देखी थी कि आंकड़े जब हमारे पास असंगठित रूप में हैं तो उनको किस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी द्वारा संगठित रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और हमने समझा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं पर आधारित प्रश्नावली आगे की वीडियो में हम हल करेंगे। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।